78 नंबर पेज। कल हमने 7th तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब 8 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। ट्रायल बैलेंस शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस: कैपिटल ₹30,000, पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स 1500, इनकम टैक्स पेड 4000, कैपिटल अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर विल बी। क्वेश्चन ने आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कैपिटल दिया हुआ है, एडवांस इनकम टैक्स दिया हुआ है, इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस मांग रहा है। आपको कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करना है। 30,000 कैपिटल में से 4,000 इनकम टैक्स माइनस हो जाएगा। एडवांस इनकम टैक्स पेड कैपिटल से माइनस नहीं होता है। एडवांस इनकम टैक्स पेड बैलेंस शीट एसेट साइड में जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैपिटल 30,000 माइनस इनकम टैक्स 4,000, 26,000 रुपीज़ आपका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। आप ऑप्शन देखिए, 24,400A, 24,500B, 27,500C, ये तीनों मैच नहीं करते हैं, नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। बेटा यदि इस क्वेश्चन में आप इनकम टैक्स पेड इन एडवांस कैपिटल से माइनस करते हो तो 24,500 ऑप्शन मैच करता है, बट वो रॉन्ग होगा। एडवांस इनकम टैक्स पेड बैलेंस शीट एसेट साइड में आता है, कैपिटल से माइनस नहीं होता है, इसलिए आंसर नन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का। जो 6 नंबर क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था वही क्वेश्चन नंबर 9 में रिपीट हो रहा है। ओपनिंग डेटर 15,000, रिप्लाई करिए, डेटर अकाउंट में ये कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में। बैड डेप्ट क्रेडिट में, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट में बाय कैश, क्लोजिंग डेटर क्रेडिट में। बेटा इन सब से इनका डेटर अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिट सेल निकलेगा, राइट है। कैलकुलेट करो, 7,000 क्लोजिंग डेटर प्लस 1,60,000 कैश रिसीव प्लस बैड डेट 14,000। बेटा इन तीनों का टोटल आ रहा है 1,81,000 आ रहा है। इस 1,81,000 में से 15,000 ओपनिंग डेटर माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 1,66,000 क्रेडिट सेल, और 1,66,000 क्रेडिट सेल में कैश सेल्स 20,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1,86,000 टोटल सेल। दिस इज डी ऑप्शन, ओके। पहले डेटर अकाउंट बनाकर क्रेडिट सेल फाइंड कर लिया, 1,66,000, 20,000 कैश सेल्स ऐड कर दिया, 1,86,000 हमारा टोटल सेल आ गया। 10th, जनरल मैनेजर गेट्स 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ग्रॉस प्रॉफिट 70,000, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 70,000 दे रहा है। जनरल एक्सपेंस अदर देन कमीशन आर 12,000। बेटा कमीशन के अलावा जनरल एक्सपेंस 12,000 है, तो आप 70,000 के ग्रॉस प्रॉफिट में से 12,000 रुपीज़ का जनरल एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो 58,000 आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। 58,000 इज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब आप अपना फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इंटू 10 अपॉन 110। कैंसिल करो इसको, 5272.72। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। 11th, ओपनिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड बाय 10,000। ओवरस्टेटेड और ओवरकास्टिंग और ओवर वैल्यूड, मतलब टोटल ज़्यादा लग गया। क्लोजिंग स्टॉक इज अंडरस्टेटेड बाय 15,000। अंडरस्टेटेड, अंडर कास्टिंग या अंडर वैल्यूएशन, तीनों का एक ही मीनिंग है, टोटल कम लग गया, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन प्रॉफिट फॉर करंट ईयर इज, एक एक को अलग अलग क्रैक करें। ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, बताओ ओपनिंग स्टॉक बढ़ने का जीपी पर क्या इफेक्ट होगा? कम हो जाएगा।
बेटा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है, जब वो बढ़ जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर जो जीपी हो वो कम हो जाएगी। 10,000 से जीपी कम हो गया। सेकंड पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट है, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल कम लग गया, जीपी पर क्या इंपैक्ट होगा? जीपी भी कम हो जाएगा। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो ट्रेडिंग का क्रेडिट टोटल कम हुआ, ट्रेडिंग का क्रेडिट टोटल कम हुआ तो जीपी भी कम हो जाएगा। बेटा कॉमन इफेक्ट हो रहा है दोनों का। 10,000 प्लस 15,000 25,000 रुपीज से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। राइट है? कौन सा आंसर राइट होगा? सी। 12 नंबर क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन। इस क्वेश्चन के पहले एक रूल क्लियर कर लो, सारे क्वेश्चंस एक शॉट में क्लियर होंगे। रूल है ये, अगर कोई एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसका सिंगल इफेक्ट होता है और वो सिंगल इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है। ओके, जब हमने क्लास में एडजस्टमेंट पढ़े थे तब ये रूल पढ़ा था, आज रिकॉल कर लें। जो भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में दिया है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, ये पांचों ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, सिंगल इफेक्ट होता है और वो सीधे बैलेंस शीट में होता है। तो इसका आंसर आएगा बैलेंस शीट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रायल बैलेंस एट 31 मार्च कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 15% लोन 30,000, ये जो 15% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन 30,000 का है। इंटरेस्ट पेड 3,000, इंटरेस्ट डेबिटेड टू पी एंड एल। बताओ बेटा, पेड इंटरेस्ट पी एंड एल डेबिट में आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पी एंड एल में डेबिट में आएगा, या दोनों इंटरेस्ट पी एंड एल डेबिट में आएंगे? दोनों आएंगे। अब इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करें, 30,000 रुपए का लोन है, उस पर 15% इंटरेस्ट है, 15% ऑफ 30,000 4,500, इंटरेस्ट पेड 3,000। अगर वो आउटस्टैंडिंग पूछता तो कितना इंटरेस्ट आता? 1,500। 30,000 का 15% 4,500 हो रहा है, इंटरेस्ट पेड 3,000 हुआ, तो आउटस्टैंडिंग पूछता तो 1,500 आता। ये पूछ रहा है इंटरेस्ट डेबिटेड टू पी एंड एल, डेबिट में दोनों आते हैं, तो पेड प्लस आउटस्टैंडिंग, तो ये आंसर आएगा 4,500। ओके, 4,500 इंटरेस्ट आपका पी एंड एल में डेबिट में आएगा, बी ऑप्शन। 14, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम, प्रीपेड सैलरी, अक्रूड इंटरेस्ट, लोन, बैंक ओडी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है करंट लाइबिलिटी वुड इंक्लूड, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है करंट लाइबिलिटी वुड इंक्लूड, करंट लाइबिलिटी में क्या शामिल होगा? ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। बेटा फर्स्ट और सेकंड आपके एसेट्स हैं, प्रीपेड भी आपका एसेट्स है और अक्रूड इंटरेस्ट भी आपका एसेट्स है, तो वो तो टोटली डिनाई कर देना है आपको, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। बी 2, 3, 4, फिर 2 आ गया इसलिए ये भी रॉन्ग है। आपका है 4, 3, 1, सी ऑप्शन, 1 आ गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। और डी है 3 एंड 4। ओके, थर्ड कौन सा है? लोन, और फोर्थ कौन सा है? बैंक ओडी। बोथ आर करंट लाइबिलिटी। ओके, अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन सिर्फ 4 नंबर होता तो करेक्ट आंसर 4 नंबर होता। लोन फिक्स्ड लाइबिलिटी भी होता है और करंट लाइबिलिटी भी होता है। ओके, बैंक ओडी ऑलवेज करंट लाइबिलिटी होता है, तो इन्होंने ऑप्शन एक ही रखा है जिसमें 3 एंड 4 दोनों आ रहे हैं, तो यही करेक्ट है। और अगर सिर्फ बैंक ओडी वाला एक ऑप्शन होता तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो होता, क्योंकि लोन फिक्स लाइबिलिटी हो सकता है। अग्री? एट प्रेजेंट आंसर आपका डी आएगा 3 एंड 4। गुड्स परचेज फॉर ₹80,000, सेल ₹60,000, मार्जिन, यस फिर से रिपीट करेंगे, गुड्स परचेज फॉर ₹80,000, सेल ₹60,000, मार्जिन 20% ऑन कॉस्ट। बेटा कॉस्ट पर जो जीपी रेट दी उसको सेल पर कन्वर्ट कर लो, 20% मीन्स 1/5 ऑफ कॉस्ट, देन 1/6 ऑफ सेल।
अब 60,000 सेल दिया हुआ है, तो 60,000 सेल का 1/6 10,000 जीपी माइनस कर दो, सीओजीएस आ जाएगा 50,000, राइट है। और ये आपसे मांग रहा है क्लोजिंग स्टॉक, परचेस 80,000, उसमें से 50,000 सीओजीएस माइनस कर देंगे तो 30,000 क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में भी, फाइनल अकाउंट चैप्टर में भी। इस क्वेश्चन का एक ड्रॉबैक है, उसको आप याद रखिएगा, यहाँ हम ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो अज्यूम कर लेंगे। अगर आप ये बोलते हो सर ओपनिंग स्टॉक भी मिसिंग है, तो बेटा एक फॉर्मूला से दो स्टॉक निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, ऐसा क्वेश्चन एमटीबी में भी है, एग्जाम में भी आया है। सब में एक बात ध्यान रखना, सेल में से जीपी माइनस करके सीओजीएस निकाला, ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो मान लो आप, परचेस आपका 80,000 है, 80,000 परचेस में से 50,000 सीओजीएस माइनस किया, 30,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ओके, सी कौन सा ऑप्शन राइट है? डी। नेक्स्ट, हमने अभी पहले एक क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन पहले बेड डेप्थ को पूरी तरह से रिवाइज किया था। अब बेड डेप्थ के क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 20 ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मेक प्रोविजन एट द एंड ऑफ ईयर 10,000। ये बोल रहा है मेक प्रोविजन एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब ईयर एंड में प्रोविजन आप 10,000 रुपये बनाओ, दैट मीन्स ये न्यू बीडीआर है, ठीक है। ये न्यू बीडीआर हम इफेक्ट कर लेंगे। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, आपका न्यू बीडीआर, आपका ओल्ड बीडीआर जो है वो है 4,000, ये ओल्ड बीडीआर माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर बेड डेप्ट है 6,000, तो ये बेड डेप्ट भी प्लस कर देंगे। अब पूरा इफेक्ट देख लो आप, बेड डेप्ट 6,000 प्लस न्यू बीडीआर 10,000, 6 + 10 हो जाएगा 16,000, और लेस ओल्ड बीडीआर हो जाएगा 4,000, तो 12,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ जाएगा, राइट है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी मैंने 10 क्वेश्चन पहले इसी पॉइंट पर दिया था, उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर बन रहा है, ठीक है। तो 12,000 आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है। 17, इन केस अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री द डिफरेंस इज पुट टू सस्पेंस अकाउंट। यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में पुट करते हैं। इन केस 18 नंबर क्वेश्चन, इन केस ओपनिंग स्टॉक वॉज 15,000, परचेस 25,000, फैक्ट्री लाइटिंग 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, देन सीओजीएस इज। अब इसमें सीओजीएस का आप एक फॉर्मूला लगा लें। इसमें सीओजीएस के फॉर्मूला में ओपनिंग स्टॉक 15 प्लस परचेस 25 40 प्लस लाइटिंग 5,000 45,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 10,000, तो 35,000 रुपीज आपका सीओजीएस आ जाएगा। ओके, प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ इनकम और ऑनर्स कैपिटल। आंसर इट, ऑनर्स कैपिटल। बेटा इनकम अलग होती है, प्रॉफिट अलग होता है। प्रॉफिट इज नॉट पार्ट ऑफ इनकम, प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ ऑनर्स कैपिटल, बी ऑप्शन। सेल 2,000, rate of GP on cost of goods sold is 25%, then COGS is 25% GP रेट है कॉस्ट पर, कॉस्ट का 25% मीन्स 1/4, ये सेल का हो जाएगा 1/5, और 2,000 का 1/5 हो जाएगा 400। 2,000 में से 400 माइनस कर देंगे तो 1,600 आपका COGS आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन टैली हो रहा है। 21, What would be the amount of sale? आपको सेल फाइंड करना है। ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस परचेस 50,000 प्लस वेजेस 10,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000। बेटा 20 + 50 70, 70 + 10 80, 80,000 माइनस 20,000 इज 60,000, 60,000 COGS आ गया। ओके, ये बोल रहा है जीपी रेट इज 1/7 ऑफ सेल। ये एक क्वेश्चन
आपके लिए माइलस्टोन है जिसमें ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हमारा शॉर्टकट है वो यहाँ भी अप्लाई हो रहा है और आपने कोई दूसरे फर्दर फार्मूला से जीपी को क्रैक करना सीखा हुआ है, वो यहाँ से फेल हो जाएगा। ये क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड वॉल्यूम में भी है। ये प्रूवन है कि ये क्वेश्चन हमारा नहीं आईसीआई का है और हम जो शुरू से स्टार्टिंग से एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं 1/4 ऑफ कॉस्ट देन 1/5 ऑफ सेल, या फिर उल्टा करें 1/5 ऑफ सेल देन 1/4 ऑफ कॉस्ट, वो शॉर्टकट मेथड यहाँ पूरी तरह से एप्लीकेबल है। आप लोगों का कोई फर्दर मेथड अगर आप प्लान करते हो तो ऐसे क्वेश्चन में आकर वो फेल हो जाता है। तो ये प्रूफ हो रहा है यहाँ पर कि आपको इसी शॉर्टकट को कंटिन्यू करना है। बताएं 1/7 ऑफ सेल देन व्हाट विल बी ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑफ कॉस्ट हो गया। 60,000 COGS है, 60,000 का 1/6 10,000, 60,000 COGS में 10,000 GP ऐड कर देंगे तो कितना सेल आ जाएगा आपका 70,000। गॉट इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेट्स। एसेट्स कौन सा नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? प्रॉफिट। नॉमिनल का रूल अप्लाई करो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। P&L क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट लाइबिलिटी में कैपिटल में ऐड होता है या असेट्स में जाता है? प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं, दैट मीन्स ये लाइबिलिटी है और ये एसेट्स नहीं है। अंडरस्टूड? प्रॉफिट का P&L का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट। एक पॉइंट, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है मतलब प्रॉफिट लाइबिलिटी को बिलोंग करता है। ओके और ये पूछ रहा है विच वन इज नॉट एसेट्स, तो ये ए एसेट्स नहीं है। अब BCD को पढ़ो, बी इन्वेंट्री स्टॉक एसेट से, सी गुडविल एसेट से, डी कैश एसेट से। आंसर ए आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट से, FD फॉर 3 इयर्स फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है। 3 साल की FD फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट से श्योर, पेटेंट फिक्स्ड एसेट से। बेटा कंफ्यूजन आ गया, दो में से एक को चूज करना है। 3 इयर्स FD भी है और पेटेंट भी है। अब फिक्स्ड एसेट्स आप किसको कंसीडर करेंगे? इन दोनों में परमानेंसी किसकी ज्यादा है, उस बेस पर आपको फिक्स्ड एसेट्स राइट आंसर देना है। फिक्स्ड एसेट्स इज पेटेंट। यहां पर FD को अगर फिक्स्ड एसेट बोलेंगे, पेटेंट को इग्नोर करके तो रॉन्ग हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड वॉल्यूम में है और वो आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको परमानेंसी के बेस पर डिसीजन लेना होगा। तो FD की कंपैरिजन में पेटेंट की परमानेंसी हायर है, इसलिए पेटेंट फिक्स्ड एसेट्स है। क्वेश्चन 24, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2009। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। ओके, GP रेट ऑन सेल इज 25%। बेटा सेल का 25% 1/4, कॉस्ट का कितना हो जाएगा 1/3। अब आपको सेल दिया है इन्होंने 1,40,000, गलत हो रहा है। GP ऑन सेल हैज बीन 25%। ओके, एक क्वेश्चन में एक्चुअल में लिखा है GP ऑन सेल इज 25% और सेल अवेलेबल है, कॉस्ट की बात ही नहीं करना है अपने को। तो यहां पर चूंकि सेल अवेलेबल है तो डायरेक्ट सेल पर चार्ज कर दो। 25% ऑफ 1,40,000 कितना हो जाएगा ये 35,000। सेल 1,40,000 में से 35,000 GP माइनस कर देंगे तो COGS आ जाएगा 1,05,000। राइट है बेटा। अब आप इसको COGS के फर्स्ट फॉर्मूला में पुट कर दो। COGS 1,05,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 20,000 प्लस परचेस आपको दिया है 1,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। राइट है,
ये 1,70,000 हो रहा है, 1,05,000 इधर आकर माइनस होगा और क्लोजिंग स्टॉक इधर आकर प्लस होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 65,000, राइट है? ये 65,000 आपका, ठीक है। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक पर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितना आ जाएगा? 1,05,000। वंस अगेन, ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेस है 1,50,000, सेल है 1,40,000, जीपी ऑन सेल हैज बीन 25%। आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी, सीओजीएस पूछा जा रहा है सिर्फ। सेल 1,40,000, 25% ऑफ सेल इज 35,000, 1,40,000 सेल में से 35,000 जीपी माइनस कर देंगे तो आपका 1,05,000 सीओजीएस आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक निकालने की कोई जरूरत नहीं है, राइट है? बट अगर क्लोजिंग स्टॉक पूछा जाता तो वो 65,000 होता। ओके, आंसर आएगा आपका डी। एक थ्योरी क्वेश्चन है इक्वेशन बेस, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक प्लस व्हाट माइनस परचेस? सीओजीएस। ओके, क्लोजिंग स्टॉक में सीओजीएस प्लस करके माइनस परचेस करें तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। 26, ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर इज ओवर स्टेटेड बाय 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000 से हायर है, एक्सेस है। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड बाय 17,000, क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा है बट वो 17,000 से हायर है, ठीक है। दीज एरर विल लीड द नेट इनकम फॉर करंट ईयर टू बी, दोनों को सेपरेट सेपरेट क्रैक करो बेटा। 10,000 से ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, क्या इफेक्ट हुआ? जीपी कम हो जाएगा। 17,000 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, क्या होगा? जीपी बढ़ जाएगा। बेटा 10,000 से जीपी कम हुआ और 17,000 से जीपी बढ़ गया, क्या हुआ? 7,000 से जीपी हायर है, ज्यादा है, और 7,000 से जीपी ज्यादा है तो एनपी भी ज्यादा हो जाएगा, राइट है? आपका आंसर आ जाएगा सी, 7,000 ओवर स्टेटेड। 27th अगेन थियरी क्वेश्चन, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके बेटा, डी ऑप्शन। 28, ऑन 1st April 9 मोहन इन्वेस्टेड ₹1 lakh in business, this is opening capital, IOC is allowed at 12% per annum, interest on capital 12% per annum देना है। अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर, बेटा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को, ओके। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू P&L फॉर द ईयर 9-10। 1 अप्रैल को बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको 31 मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स पूरे ईयर का, तो आप कैलकुलेट कर दो 12% ऑफ 1 लाख, 12,000, ये 12,000 रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ए ऑप्शन। 29, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी था, सेल रेवेन्यू इज 4 लाख, COGS इज 3,10,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर 60,000, देन GP इज, क्या फॉर्मूला होगा बेटा जीपी के लिए? सेल माइनस COGS, तो 4 लाख माइनस 3,10,000 इज 90,000। बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कोई यूज नहीं होगा, उसको इग्नोर कर दो, 90,000, ए ऑप्शन आपका जीपी हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 12,000, परचेस 30,000, कैरेज लिखा है सिर्फ तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा 5,000, सेल 40,000 बाद में लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 14,000, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2,300, अमाउंट ऑफ जीपी विल बी। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ COGS, COGS का पहला फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग स्टॉक 12,000 प्लस परचेस 30,000 प्लस कैरेज 5,000
कितना हो रहा है ये टोटल 47,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 14,000, 33,000 आ गया बेटा COGS। अब आपको GP फाइंड करना है तो GP के लिए फॉर्मूला लग जाएगा सेल्स माइनस COGS। तो सेल आपका है 40,000, उसमें से माइनस कर दो आप COGS, कितना आ रहा था 33,000, तो 40,000 माइनस 33,000 इज 7,000। अगेन इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इग्नोर कर देंगे, उसका कोई यूज नहीं होगा। 7,000 इज ए ऑप्शन। 31 सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेल रेवेन्यू 3 लाख, COGS 2 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000, GP इज 3 लाख माइनस 2 लाख इज 1 लाख। राइट है, GP इज 1 लाख। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट। ये सब प्रैक्टिस के लिए हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं। हम जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं परफेक्शन गेन हो रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर असर्टेन द GP। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, COGS दिया हुआ है, फ्रेट ऑन परचेज दिया है, सेल दिया है। बेटा जब COGS डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम ओपनिंग स्टॉक और फ्रेट को क्यों लें, छोड़ दो उसको, सीधे फॉर्मूला लगा दो, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू GP। 3 लाख सेल माइनस 2 लाख 20,000 COGS, तो 80,000 GP आ जाएगा। ओके। 33 अ कंपनी विशेस टू अर्न 25% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। कंपनी सेल का 25% GP अर्न करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इस प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट, यही प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट पर कितनी होगी। बेटा सेल का 25% मीन्स 1/4, कॉस्ट का कितना हो जाएगा, बट 1/3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 33 ओवर 1/3%। ठीक है, तो ये 33 ओवर 1/3% आपका GP रेट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन टैली हो रहा है, A। 34 क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो वो कहां शो करेंगे, सिंगल इफेक्ट ओनली, और वो होगा बैलेंस शीट। 35 नंबर क्वेश्चन बैड डेब्ट का एक क्लास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक यूनिक पॉइंट आ रहा है, उसको आप ढंग से समझिएगा तो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। सन्ड्री डेटर ऑन 31 मार्च 2010 आर 1,05,000। ये डेटर की अमाउंट है 1,05,000। फर्दर बैड डेब्ट आर 5,000। मैंने जब बैड डेब्ट को एक्सप्लेन किया था तब फर्दर और न्यू बैड डेब्ट बोला था आपको। बताओ बेटा इस फर्दर बैड डेब्ट के कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट में। सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा, डेटर्स से माइनस होगा। तो ये जो 5,000 फर्दर बैड डेब्ट है इसको डेटर 1,05,000 से माइनस कर देंगे। अब नया पॉइंट आ रहा है, ये देखिए। अब सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ₹10,000। एक सेल रिटर्न हुआ है 10,000 का, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 2 इफेक्ट क्या होना चाहिए इसके, सेल्स रिटर्न हुआ बट बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, सेल्स में से कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा सेल किसको किया जाता है, डेटर को। आपका सेल्स रिटर्न हो गया तो सेल कम हुआ तो डेटर पर भी तो इफेक्ट आएगा, क्या होगा, डेटर भी कम हो जाएगा। जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो डेटर्स को बढ़ा देते हो, लेकिन डेटर वही गुड्स जब रिटर्न कर दे तो सेल्स रिटर्न को डेटर से माइनस कर देते हो, तो ये 10,000 डेटर से भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन से पहले तक का नेट डेटर के मीनिंग में एक ही इफेक्ट आ रहा था। ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जिसमें नेट डेटर के लिए आपको 2 अमाउंट का इफेक्ट देना है। डेटर 1,05,000 लेस न्यू बैड डेब्ट 5,000 लेस सेल्स रिटर्न 10,000, बेटा 90,000 आपका नेट डेटर आएगा।
ये इस क्वेश्चन का यूनिक पॉइंट है और पूरे सिस्टम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। ये मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड वॉल्यूम को कॉपी कर रहा है, मैंने उसके क्वेश्चन को चेंज करके लिया है, तो ये पॉइंट वही है। अब फिर से आप क्लियर कर लें, बैड डेट, न्यू बैड डेट माइनस किया, सेल्स रिटर्न माइनस किया, और ये जो 90,000 बच रहा है ये नेट डेटर है। आगे पढ़िए, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 4,000। बेटा ओल्ड बीडीआर है 4,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बैड डेट की टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं। ओल्ड बीडीआर को प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन डेटर एट 10%। बेटा डेटर पर 10% बीडीआर बनाना है, बताइए किसका 10%? इस 90,000 का। अग्री? 10% ऑफ 90,000 इज 9,000 न्यू बीडीआर। फिर लिख रहा है ऑल्सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज टू बी मेड ऑन डेटर एट 3%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी 3% बनाना है। इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का कोई यूज नहीं है, बट फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। पहले इस नेट डेटर पर न्यू बीडीआर बनता है, हमने इस 90,000 का 10% 9,000 न्यू बीडीआर बनाया। अब रिमेनिंग है 81,000, ओके, और इस 81,000 का 3% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर होगा। ओके, नीड नहीं है यहां क्वेश्चन में इसकी। क्यों नहीं है? अब आप इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़िए। ये क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बैड डेट चार्ज इन P&L अकाउंट आफ्टर कंसिडरिंग बीडीआर। बेटा ढंग से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़िए। अमाउंट ऑफ बैड डेट चार्ज इन P&L आफ्टर कंसिडरिंग बीडीआर मीन्स आपको सिर्फ बैड डेट और बीडीआर को ही P&L में इफेक्ट करके बताना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का इफेक्ट कहीं नहीं पूछ रहा है वो। ओके, अब स्टार्टिंग से देखिए, इस प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आ जाएगा न्यू बैड डेट 5,000। ओके, फिर आपका न्यू बीडीआर आ जाएगा दिस मच 9,000। ठीक है, ये 9 + 5 हो जाएगा 14,000। इसमें से ओल्ड बीडीआर माइनस कर देंगे 4,000। ओके, 14,000 में से 4,000 माइनस करने के बाद जो 10,000 आ रहा है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आ जाएगा। सेम इफेक्ट जो अभी हमने पढ़ा था, पहले बैड डेट आता है जो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, प्लस आता है न्यू बैड डेट 5,000 है, प्लस होता है न्यू बीडीआर ये 9,000 है, टोटल हो गया 14,000। इसमें से लेस होता है ओल्ड बीडीआर 4,000, ये 10,000 बचा, ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। अग्री? तो इसका आंसर टैली होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक यूनिक और अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एमटीपी सेकंड वॉल्यूम से मैंने कॉपी किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो आपको याद रखना है। ये एक पॉइंट पर नॉलेज है और दूसरे पॉइंट पर मॉड्यूल का एक रूल है जो आपको आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ये नॉलेज और मेमोरी दोनों के साथ चलेगा। पढ़िएगा, फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए ट्रेडर। एक ट्रेडर के ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है। ग्रॉस परचेज 60,000, ग्रॉस सेल 1 लाख, परचेस रिटर्न 5,000। बताओ बेटा परचेस रिटर्न का क्या इफेक्ट होगा? परचेस से माइनस हो जाएगा, राइट है। सेल्स रिटर्न का क्या इफेक्ट होगा? सेल से माइनस हो जाएगा। नया पॉइंट ये है जो फर्स्ट टाइम आपके नॉलेज में आएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या है ये? ड्यूटी ड्रॉबैक आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है। ड्यूटी ड्रॉबैक को बोलते हैं रिफंड ऑफ कस्टम और एक्साइज ड्यूटी।
आप याद करिए, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जब फॉर्मेट पढ़ा था, तब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एक एक्सपेंस पढ़ा था, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। ये बिजनेस कंसर्न अपना कोई परचेस फॉरेन से करती है, इनका परचेसेस लोकल परचेस नहीं है, इंडिया से परचेस नहीं हो रहा है, फॉरेन से परचेस हुआ। इस परचेस पर इनको इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी। अब वो इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी किसी सर्टन रीज़न से बाद में रिफंड आ जाती है, तो वो बन जाती है ड्यूटी ड्रॉबैक। यहाँ पर रिफंड आने के प्रोविजंस या क्लॉजेस क्या क्या है वो हमारा सब्जेक्ट क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए मैं उतने डीप में आपको नहीं ले जाऊँगा, बट इतना ध्यान रखना, ड्यूटी ड्रॉबैक मीन्स रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। अब अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी है ही नहीं, उसका ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया। तो इसका पूरा इफेक्ट क्या होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक को कस्टम ड्यूटी से माइनस कर देते अगर वो गिवन होता। बेटा कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी है ही नहीं, तो बताओ इसको कहाँ लिखें? इसको डेबिट के कस्टम ड्यूटी से माइनस करना था, और वो कस्टम ड्यूटी डेबिट में है ही नहीं, तो इसको क्रेडिट में इफेक्ट कर देंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगी। ओके, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पास रिलेटेड एक्सपेंस है ही नहीं, तो वो जो टैक्स आपका रिफंड आया है वो एक तरह की आपकी इनकम बन गई। ठीक है, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, सेल्स टैक्स। मॉड्यूल ने एक कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, मतलब एक थॉट लिया हुआ है, सेल्स टैक्स को हमेशा सेल में इंक्लूड मानना है। ये एक गाइडलाइन हो जाएगी आपकी, फ्यूचर में भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिलता है तो यही थॉट फॉलो करना जो हमारा मॉड्यूल दे रहा है। सेल्स टैक्स सेल में इंक्लूड होता है ऑलवेज, यही आपका एक अजम्पशन होगा। अब जब ये सेल्स टैक्स सेल में इंक्लूड है तो आप इसको सेल से माइनस कर देंगे, राइट है, तो आपका 12,000 रुपये का सेल्स टैक्स सेल से माइनस हो जाएगा। अब ये पूरा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है? सबसे पहले ग्रॉस सेल की फिगर लीजिए आप, देखिए ग्रॉस सेल कितना दे रहा है आपको, 1 लाख। ठीक है, ये ग्रॉस सेल है बेटा, इसमें से आप माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, आपका सेल्स रिटर्न है 7,000, ये 7,000 माइनस हो गया। सेल्स टैक्स सेल में इंक्लूड है, ये हमने माना है, तो ये 12,000 आपका सेल्स टैक्स भी माइनस हो गया। इन दोनों को हमने 1 लाख में से माइनस किया, तो बेटा कितना बचता है, 81,000। तो ये 81,000 फाइनल सेल हो गया, राइट है। ड्यूटी ड्रॉबैक, आपका ड्यूटी ड्रॉबैक भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 6,000। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड में आपका परचेस आ जाएगा, देखिए परचेस दिया हुआ है 60,000, परचेस रिटर्न 5,000 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 55,000। अग्री? अब आप 87,000 में से 55,000 माइनस कर दो, हाँ बेटा 32,000, तो ये 32,000 आपका जीपी हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। ड्यूटी ड्रॉबैक को ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखे जाने वाली कस्टम ड्यूटी से माइनस करना था, बट कस्टम ड्यूटी जैसा एक्सपेंस नहीं है, इसलिए ड्यूटी ड्रॉबैक ट्रेडिंग में क्रेडिट में आ रहा है। बेटा ये इनकम नहीं होती है, ये रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस होता है, बट चूंकि एक्सपेंस नहीं है इसलिए इसको अपन ने क्रेडिट में शो किया। क्या पूछ रहे हो बेटा? रिफंड हो जाता है। ठीक है, आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दी, बट वो किसी सर्टन रीजन से आपको वापस मिल जाती है, राइट है, तो आप उसको पेड कस्टम ड्यूटी से माइनस कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इस क्वेश्चन में आपको
P&L का कंप्लीट डेटा दिया है और नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 ले लीजिए इसको, सैलरी 4,000 माइनस हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 माइनस हो जाएगा, बेड डेप्ट 1200 माइनस हो जाएगा, वेजेस दिया है। बताओ बेटा, एनपी निकालते समय वेजेस का कोई इफेक्ट होगा क्या? अगर आपने इफेक्ट कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। फ्रेट इनवर्ड अगेन एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको एनपी निकालते समय इग्नोर कर देंगे। बताइए, सारा प्लस माइनस करने के बाद क्या बचता है? 16,000। दिस इज नेट प्रॉफिट। ठीक है। 38, मैनेजर गेट्स 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से नोन हो गया है, अब बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए आप। ठीक है। मैनेजर का कमीशन एनपी का 5% है, ग्रॉस प्रॉफिट 58,000, एक्सपेंस इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर कमीशन आर 16,000। तो बेटा 58,000 जीपी में से 16,000 मैनेजर कमीशन माइनस कर देते हैं तो 42,000 रुपीज आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। 42,000 प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इंटू 5/105, तो 2,000 रुपीज आपका मैनेजर कमीशन आ गया। ओके, आंसर इज बी। अब आपके ये कंटिन्यूशन में थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा लेवल है इनका, एक एक को आप ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एक्सपेंस आर डायरेक्ट एक्सपेंस? हमने इस चैप्टर में क्लास में जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा था वो यहां यूज हो रहा है। कौन सा सेट ऑफ एक्सपेंस डायरेक्ट है? ए, वेजेस कैरेज इनवर्ड ऑक्ट्रॉय, यस और नो? बेटा तीनों डायरेक्ट है, तो ये डायरेक्ट है। बी, पोस्टेज, आगे मत पढ़ो क्योंकि पोस्टेज कौन सा है? इनडायरेक्ट। याद करिएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हमारे फॉर्मेट में आया था। बेटा पोस्टेज इनडायरेक्ट है इसलिए ये गलत हो जाएगा। सी, परचेस वेजेस कोल एक्सपेंस, यस। याद करिए एक वर्ड फॉर्मेट का, वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आप गैस की जगह कोल यूज करते हैं तो भी उसी मीनिंग में आएगा, तो ये भी अपने आप में डायरेक्ट एक्सपेंस का सेट है। तो ए भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, सी भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस विल बी एंटर्ड इन बैलेंस शीट। जो सस्पेंस ट्रायल बैलेंस में होता है वो फाइनल अकाउंट्स बनाते समय बैलेंस शीट में जाता है, तो आंसर आएगा आपका बी। प्रीपेड इंश्योरेंस अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल शोन इन। अभी मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में बता दिया था, कोई भी एडजस्टमेंट अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिंगल इफेक्ट होता है और वो बैलेंस शीट में होता है। बताइए बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? असेट साइड में, तो बी इज राइट आंसर। अभी ये 43 में एक फॉर्मूला यूज होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड एज। इसका मतलब होता है एक ट्रेडर ने अपने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज क्या है। रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट, ओके, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा मीनिंग निकालने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इंटू 100। इंटू 100 नहीं लिखा है, वो अंडरस्टूड है, तो हमारा सी आंसर आएगा एनपी अपॉन कैपिटल, ओके। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज शोन कैपिटल इन कैपिटल रिजर्व, क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट और क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप मुझे ये बताइए कि जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है वो कैपिटल नेचर होता है या रेवेन्यू नेचर होता है? बेटा ये कभी कभार होने के बाद भी अकाउंटेंसी ने इसको रेवेन्यू नेचर माना है।
आप एक बात बताइए, एसेट्स को रेगुलरली सेल करते हैं या कभी कभार सेल करते हैं? कैजुअली होगा, कभी कभार सेल होगा। बेटा कभी कभार सेल होने पर भी हर समय प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, कुछ बार प्रॉफिट कुछ बार लॉस। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बहुत कम होता है। कम होने वाली इनकम कैपिटल नेचर होती है, लेकिन अगर आप इस प्रॉफिट को कैपिटल नेचर मानते हैं तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। और मोस्टली प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कैपिटल रिजर्व नहीं होता है। रेगुलर बेसिस कैपिटल रिजर्व कंपनी में हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में नहीं होता है। इसलिए अकाउंटेंसी ने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को क्रेडिटेड इन P&L लिखना पड़ा है। याद करो डेप्रीसिएशन चैप्टर, और डेप्रीसिएशन चैप्टर का मशीन अकाउंट। आपने एक मशीन सेल की, प्रॉफिट हुआ, इसको मशीन अकाउंट में किस नाम से लिखते हो? टू प्रॉफिट एंड लॉस या टू कैपिटल रिजर्व? हाँ जी, टू प्रॉफिट एंड लॉस। मशीन अकाउंट बनाया हमने, जो मशीन हमारी फिक्स एसेट्स है, उस मशीन को बेचा, उस पर प्रॉफिट हुआ, मशीन अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस आता है। वो इंडिकेट कर रहा है कि अकाउंटेंसी ने इसको रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट कंसीडर किया है और ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आएगा। तो बेटा आंसर आपका ए नहीं होगा, आंसर आपका सी होगा। ओके, नेक्स्ट, इनकम टैक्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस वुड अफेक्ट। ट्रायल बैलेंस में जो इनकम टैक्स है उसका इफेक्ट क्या होगा? एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड या डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल? डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। एडवांस इनकम टैक्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस वुड अफेक्ट एसेट्स, लाइबिलिटी और डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद करिए, अभी अपन ने 10-15 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन किया था, कैपिटल है, इनकम टैक्स पेड है और एडवांस इनकम टैक्स पेड है। बेटा कैपिटल में से इनकम टैक्स पेड तो माइनस होगा, लेकिन एडवांस इनकम टैक्स कैपिटल से माइनस नहीं होगा, बिकॉज वो आपके बिजनेस की एसेट्स है। ठीक है, तो एडवांस इनकम टैक्स अपीयर इन बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस वुड अफेक्ट लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर असेंशियल टू। एडजस्टमेंट एंट्री किसको रिक्वायर्ड करती है? ए, मैचिंग रूल। मैचिंग रूल का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी एक्सपेंस डी हो गया है वो आपके प्रॉफिट से माइनस हो जाना चाहिए। आपकी जो भी इनकम अर्न हो गई एक पर्टिकुलर पीरियड में वो आपके प्रॉफिट में इंक्रीज होना चाहिए। तो आपके एडजस्टमेंट एंट्री इन मैचिंग रूल को फॉलो करती है। डी, अक्रूवल अकाउंटिंग। वही थॉट, एक्सपेंस डी हो गया तो फाइनल अकाउंट में आना चाहिए, इनकम अर्न हो गई तो फाइनल अकाउंट में आना चाहिए। तो ये आते हैं, एडजस्टमेंट के थ्रू आते हैं, तो ये अक्रूवल अकाउंटिंग भी फॉलो करता है। और सारे एडजस्टमेंट इसलिए फाइनल अकाउंट में आते हैं क्योंकि प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम, आपकी नेट इनकम तभी प्रॉपरली डिटरमाइन होगी जब आप एडजस्टमेंट को लोगे। तो आपका ए, बी और सी तीनों राइट है, तो आंसर क्या होगा यहां पर? ऑल ऑफ द अबव, डी। ओके, नेक्स्ट, एडजस्टमेंट एंट्रीज आर दोज विच आर पास्ट। एडजस्टमेंट एंट्री वो है जो पास की जाए एट द एंड ऑफ ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ड्यू और अक्रूड एक्सपेंस और इनकम। एडजस्टमेंट एंट्री बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो आती नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए ए ऑप्शन एट द एंड ऑफ ईयर राइट होगा या सी ऑप्शन राइट होगा फॉर ड्यू और अक्रूड इनकम एक्सपेंस? सी। बेटा जरूरी है क्या कि हर एडजस्टमेंट को ईयर एंडिंग डेट पर इफेक्ट करें? आपका कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो आप ड्यूरिंग द ईयर भी इफेक्ट कर सकते हो, राइट है? इसलिए आपका ए आंसर सी के बाद रॉन्ग होगा। सी जो ऑप्शन अभी यहां अवेलेबल है, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ड्यू ऑब्लिक अक्रूड एक्सपेंस ऑब्लिक इनकम, इसके कंपैरिजन में ए रॉन्ग है क्योंकि ये सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है।
और अगर सी ऑप्शन ऐसा यहां नहीं होता तो फिर ए राइट कर सकते थे। ओके, फिलहाल आपका आंसर आएगा सी। चलिए 50 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। इनको बोलते हैं एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट थ्रू नेट प्रॉफिट। ओके, आपकी कुछ मिस्टेक फाइनल अकाउंट बनाते समय हो गई, अब आपको उन एडजस्टमेंट का इफेक्ट करके करेक्ट नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। देखिए, फाइंड करेक्ट नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इज 7 लाख। आपको 2 एडजस्टमेंट दिए हुए, इन दोनों से पहले का नेट प्रॉफिट 7 लाख दे रहा है और आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, अब आप इफ एडजस्टमेंट का प्रॉपर इफेक्ट डिसाइड कीजिए। परचेस ऑफ मोटर कार फॉर ₹1 लाख डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक मोटर कार डेबिट की, बताओ बेटा मोटर कार एक्सपेंस होता है या असेट्स होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना गलत हो जाएगा। आपको इसको बैलेंस शीट एसेट्स में ले जाना था, आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिख दिया। बताओ नेट प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट हुआ? कम हो गया। 1 लाख रुपया अननेसेसरी P&L डेबिट में आ गया, बट उसने एनपी को कम कर दिया, तो अब ये 1 लाख एनपी में ऐड कर देंगे। 7 लाख प्लस 1 लाख हो जाएगा 8 लाख। आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 पर मंथ फॉर द मंथ ऑफ February एंड मार्च नॉट रिकॉर्डेड। 15,000 रुपये पर मंथ से 2 मंथ्स का एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ। पहले तो 15,000 पर मंथ से 2 मंथ्स का हो जाएगा 30,000। ये 30,000 आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा? इससे प्रॉफिट बढ़ गया। एक एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में नहीं आया तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब जब इसको आप एडजस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस कर दो आप, तो 30,000 माइनस हो जाएगा। अब पूरा कैलकुलेशन 7 लाख एनपी प्लस 1 लाख 8 लाख हो गया, माइनस 30,000 7 लाख 70,000। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ए। बेटा सबको समझ में आया? ये आंसर है ए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। उसी पर बेस्ड है 51 नंबर क्वेश्चन। टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस इज ₹5 लाख, outside liabilities 2 lakh, then capital invested by owner would be, सिंपल है बेटा, टोटल एसेट्स 5 लाख है, आउटसाइड लाइबिलिटी 2 लाख है, 5 लाख में से 2 लाख माइनस कर दोगे तो 3 लाख कैपिटल आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, अब ये तीनों क्वेश्चंस अगेन बीडीआर के 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत क्लास क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अ ट्रायल बैलेंस कंटेन डेटर 30,000। एक ट्रायल बैलेंस में डेटर 30,000 है, इसको यूज कर लेंगे। बेड डेप्ट 800, बेटा क्लियर लिखा है अ ट्रायल बैलेंस कंटेन मीन्स ये बेड डेप्ट ट्रायल बैलेंस में सिंगल इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 800। बीडीआर 1200, अगेन ये बीडीआर ट्रायल बैलेंस में, बताइए कौन सा बीडीआर? ओल्ड बीडीआर, और इस ओल्ड बीडीआर को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, P&L में। देन फर्दर बेड डेप्ट गिवन इन एडजस्टमेंट 800, बेटा फर्दर बेड डेप्ट मीन्स न्यू बेड डेप्ट, ये न्यू बेड डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में भी आएगा और डेटर से माइनस भी होगा। राइट है। फिर लिख रहा है इफ अ प्रोविजन एट 5% इज मेड ऑन डेटर, आपको 5% बीडीआर बनाना है। बताइए बेटा किसका 5%? नेट डेटर का। ऊपर देखो ट्रायल बैलेंस में डेटर दिया 30,000 है, इसमें से न्यू बेड डेप्ट माइनस करो 800, 30,000 माइनस 800 इज 29,200 एंड 5% ऑफ 29,200 कितना आता है बेटा? 1460 है ना, ये न्यू बीडीआर आ गया। अब आप पूरा इफेक्ट, अच्छा क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ,
प्रॉफिट एंड लॉस कितने अमाउंट से डेबिट होगा? आपका बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस वाला है 800, न्यू बैड डेप्ट आपका है 800 और आपने न्यू बीडीआर कितना बनाया? 1460। तो ये न्यू बीडीआर 1460 भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। इन तीनों की टोटल हो जाएगी 3060। ओके बेटा, और इसमें से माइनस कर देंगे हम ओल्ड बीडीआर 1200। तो 3060 माइनस 1200 कितना आ जाएगा? 1860। ओके, फिर से एक और बार समझ लेना, ये बैड डेप्ट इन ट्रायल बैलेंस है, पी एंड एल डेबिट में आ गया। ये न्यू बैड डेप्ट है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ गया। ये न्यू बीडीआर है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ गया। इन तीनों की टोटल आ गई 3060। इसमें से ओल्ड बीडीआर 1200 माइनस कर देंगे तो 1860 बाहर आ जाएगा। अग्री? ये आपका कौन सा आंसर है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। बुक ऑफ ट्रेडर shows debtor is 25,000। बुक ऑफ ट्रेडर मीन्स ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है। रिजर्व फॉर बैड डेट 1000। बेटा बुक में जो बीडीआर ऑलरेडी शो है, ये कौन सा बीडीआर हुआ? ओल्ड बीडीआर। दिस इज ओल्ड बीडीआर। ट्रेडर रियलाइज दैट 500 बिकम अ बैड। देखो लैंग्वेज से कैच करो इसको। ट्रेडर हैज रियलाइज दैट 500 बिकम अ बैड। बेटा कौन सा बैड डेप्ट? ओल्ड या न्यू? न्यू है। ट्रेडर को बाद में मालूम हुआ है। इस लैंग्वेज से क्लियर मीनिंग निकल रहा है कि ट्रेडर हैज रियलाइज दैट बैड डेप्ट बिकम अ 500, मतलब 500 का बैड डेप्ट हुआ। दैट मीन्स ये आपका न्यू बैड डेप्ट है। ठीक है, आगे लिख रहा है डिसाइड टू क्रिएट रिजर्व 5% ऑन डेटर। इस ट्रेडर ने डिसाइड किया है कि 5% बीडीआर बनाना है। किसका 5%? नेट डेटर का। फिर से देखो आप, ऊपर आपको डेटर 25,000 दिया है, इस 500 को हमने न्यू बैड डेप्ट कंसिडर किया है। 25,000 में से न्यू बैड डेप्ट 500 माइनस कर देंगे, कितना बचा नेट डेटर? 24,500। और इस 24,500 का 5% 1,225, 1225। ओके, अब इस क्वेश्चन में आगे लिखा है अमाउंट ऑफ रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। ठीक है, एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, 2500 काट दीजिए, है ना। 500 रुपीज जो यहां प्रिंट हो गया है, एक्चुअल में ऊपर वाला थर्ड लाइन का 500 फिर यहां पर रिपीट हो गया है, वो एक मिस्टेक है। पूरा सेंटेंस ऐसे होगा, अमाउंट ऑफ रिजर्व फॉर बैड डेप्ट टू बी शोन इन पी एंड एल अकाउंट। ध्यान से इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़िए, ये कौन से अमाउंट को पूछ रहा है? हाँ बेटा, द अमाउंट ऑफ रिजर्व फॉर बैड डेप्ट शोन इन पी एंड एल अकाउंट। सिर्फ बीडीआर की कितनी अमाउंट पी एंड एल में शो होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब आपको बैड डेप्ट को इफेक्ट नहीं करना है। बताओ बेटा, न्यू बीडीआर कितना था आपका? 1225। यस। अच्छा, ओल्ड बीडीआर कितना है ऑलरेडी? 1000। इस न्यू बीडीआर में से ओल्ड बीडीआर 1000 माइनस करना पड़ेगा। श्योर के बीडीआर का कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? 225। ओके, इस क्वेश्चन में आपको न्यू बीडीआर कैलकुलेट वैसे ही करना है। क्लियर? 1225 आ रहा था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये कहती है अमाउंट ऑफ बीडीआर शोन इन पी एंड एल अकाउंट। सिर्फ बीडीआर की अमाउंट पी एंड एल में शो करना है। बेटा ये आपका न्यू बीडीआर है, वो है 1225। इसमें से ओल्ड बीडीआर 1000 माइनस कर देंगे, 225 आपके पी एंड एल को इफेक्ट करेगा। अब आपको
ऑप्शन में करेक्शन लगाना है, जो डी ऑप्शन आ रहा है 725, उसको आप 225 कर दीजिएगा। 2 पॉइंट पर प्रिंट मिस्टेक हो रही है नोट्स में। एक तो क्वेश्चन में 2B500 गलत लिखा हुआ है, उसको कैंसिल कर दीजिएगा, और आखिरी में जो डी ऑप्शन 725 है वो बाय मिस्टेक 725 प्रिंट हो गया है, वो 225 होना चाहिए। ओके, चलिए 54 एक अलग टाइप का बीडीआर का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम ने पूछा नहीं है, हमने अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए इसको बना लिया है, रख लिया है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 18,000। बेटा ये 18,000 ओपनिंग डेटर है, बताइए बीडीआर ओपनिंग डेटर पर बनेगा या क्लोजिंग डेटर? हमेशा बीडीआर ट्रायल बैलेंस वाले डेटर पर बनता है, तो ये ओपनिंग डेटर है, इसको क्लोजिंग डेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इस पर बीडीआर बनेगा। ध्यान रखना, इस 18,000 पर बीडीआर नहीं बनाना है। पहला नया पॉइंट है आपका ओपनिंग डेटर। आगे बढ़िए। 5% बीडीआर इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन डेटर। इसने लिख दिया है कि डेटर पर 5% बीडीआर बनाना है, इसका मतलब 18,000 पर बनाने को नहीं बोल रहा है। जिस डेटर पर बीडीआर बनाना है वो डेटर आपको चूज करना पड़ेगा। आगे, इफ द डेटर बैलेंस इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय 5,000, यदि करंट ईयर में डेटर 5,000 रुपए से इंक्रीज हो जाए, बेटा आपको ओपनिंग डेटर 18,000 दिया है, उसको 5,000 रुपए से इंक्रीज कर दो, 18,000 प्लस 5,000 23,000 आपका डेटर हो जाएगा, क्लोजिंग डेटर। ओके, और इस 23,000 पर बीडीआर बनाना है। अभी अपन देख लेते हैं कोई न्यू बैड डेब्ट है या नहीं है, पहले आगे पढ़ो। फाइनली पॉइंट ये बना, ओपनिंग डेटर है 18,000, इसको 5,000 से इंक्रीज करेंगे तो 23,000 क्लोजिंग डेटर आ जाएगा। आगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हैज ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹350 आफ्टर ट्रांसफरिंग बैड डेब्ट। कोई न्यू बैड डेब्ट वाला पॉइंट नहीं है। फाइनली आपका क्लोजिंग डेटर हो गया 23,000। 23,000 पर 5% बीडीआर बना दो आप। 5% ऑफ 23,000 1150 न्यू बीडीआर की अमाउंट हो जाएगी। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिर से सेंटेंस को दोबारा पढ़ो जो अभी हमने पढ़ा। ये बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हैज डेबिट बैलेंस 350। बेटा याद करो, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बैड डेब्ट बीडीआर को डिटेल एक्सप्लेन किया था, तो वहां पर एक पॉइंट बताया था, उसको रिकॉल करके बताओ, बीडीआर का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? बीडीआर हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। बीडीआर एक रिजर्व है और रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, ये डेबिट बैलेंस लिख रहा है, इसका एक रीजन है। आगे पढ़ो। आफ्टर ट्रांसफरिंग बैड डेब्ट, जब मैंने बोला बीडीआर हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने इस बीडीआर में ऑलरेडी बैड डेब्ट ट्रांसफर कर दिया है, और बैड डेब्ट ट्रांसफर करने पर बीडीआर कम होगा, बैड डेब्ट ज्यादा होगा, तो बीडीआर का कौन सा बैलेंस बन गया होगा? डेबिट बैलेंस। ये पिक्चर इस तरह से बन रही होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इनका जो बीडीआर होगा वो होगा 150, मतलब क्रेडिट। ओके, जो ओल्ड बीडीआर होगा वो 150 होगा क्रेडिट, और इसमें 500 रुपए का इन्होंने बैड डेब्ट ट्रांसफर कर दिया जो था डेबिट, राइट है। ये बीडीआर 150 होगा, ये बैड डेब्ट 500 होगा। तो बेटा आपने 150 के बीडीआर में 500 का बैड डेब्ट शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया, तो बताओ 350 का क्रेडिट बैलेंस बचेगा या डेबिट बैलेंस बचेगा? डेबिट बैलेंस बचेगा, राइट है। 150 क्रेडिट प्लस 500 डेबिट इज इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट और डेबिट दोनों अपोजिट होते हैं तो ये माइनस होंगे,
जस्ट लाइक मैथमेटिक्स की तरह चलो। 500 प्लस 150 माइनस क्या बचा 350, साइन कौन सा, बड़े फिगर वाला, सही है। ऐसे यहां पर अब मैं अकाउंट की लैंग्वेज में चलो, 500 डेबिट है 150 क्रेडिट है, तो बचेगा 350, लेकिन साइन तो आपका जो आएगा वो बड़ी अमाउंट वाला आएगा, तो ये 350 का डेबिट बैलेंस आ गया। अग्री? इस मीनिंग से 350 का बीडीआर का डेबिट बैलेंस है। अब बताओ आप, ये 350 आपका बेड डेप्ट हुआ या बीडीआर हुआ? कम ऑन बेटा, बेड डेप्ट हुआ, क्योंकि आपका बेड डेप्ट 500 ज्यादा है, 150 बीडीआर कम है, तो जो 350 रिमेनिंग है वो आपका बेड डेप्ट है। क्लियर? ये बेड डेप्ट आपके न्यू बीडीआर में प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपका ये न्यू बीडीआर था 1150 और इसमें से आप 350 इसमें बेड डेप्ट ऐड कर देंगे, तो ये 1500 आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला जाएगा। एक और बार समझिए इसको आप। 18,000 डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, 5,000 से वो डेटर करंट ईयर में इंक्रीज हो गया, तो 23,000 डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। 23,000 पर 5% बीडीआर बनाना है, वो होगा आपका 1150 रुपीस। ठीक है, अब इसके बाद वो बोलता है 350 डेबिट बैलेंस ऑफ बीडीआर आफ्टर ट्रांसफरिंग बेड डेप्ट। बीडीआर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ बीडीआर का डेबिट बैलेंस इसलिए है क्योंकि बेड डेप्ट ट्रांसफर हो गया है, तो ये जो 350 डेबिट बैलेंस ऑफ बीडीआर है, एक्चुअल में वो बीडीआर नहीं है, वो बेड डेप्ट है। तो ये बेड डेप्ट प्लस ये न्यू बीडीआर दोनों मिलाकर 1500 P&L में डेबिट में आ जाएंगे। आंसर आएगा आपका बी। ओके, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आर शोन। बेटा डाउटफुल लाइबिलिटीज आर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। डाउटफुल लाइबिलिटी को और क्लैरिफाई करूं मैं, ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट करना या जिससे फ्री होना पार्शली है। मीन्स एक ऐसी लाइबिलिटी जिसको पे भी करना पड़ सकता है और जिससे आप फ्री भी हो सकते हैं, ऐसी लाइबिलिटी होती है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ऐसी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में एज ए फुट नोट आती है। फुट नोट मीन्स आपकी ये बैलेंस शीट है, इमेजिनेशन कर लो ये बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी पोर्शन है और ये असेट्स पोर्शन है। लाइबिलिटी में बिल्कुल लास्ट में आप लिख देते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, वो होता है फुट नोट। ठीक है, तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आर शोन बाय वे ऑफ नोट आउट ऑफ बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट में आपने कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी लिखा वो टोटल के बाहर है, उसका अमाउंट टोटल में नहीं आता है, इसलिए उसको आउट ऑफ बैलेंस शीट बोलते हैं। ओके, ए आंसर। assets those are having not any realizable value। जिन assets की कोई realizable value नहीं हो उन्हें fictitious assets कहते हैं। ये fictitious assets आपको प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कभी नहीं कहीं भी नहीं मिलती है, या आपको कंपनी में मिलती है। अब इससे मीनिंग ध्यान रखिए, बाकी इसका डिटेल नॉलेज कंपनी में आएगा। जिस एसेट्स की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं हो उन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, हिंदी में उनको कृत्रिम संपत्ति कहते हैं। 57 एनी एसेट्स दोज आर हैविंग एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नोन। टेंजिबल एसेट्स, जिन एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो टेंजिबल है और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इंटेंजिबल है। अग्री? क्वेश्चन नंबर 58। ये 58 नंबर क्वेश्चन हमारे नोट्स में 5 साल पहले से है। ओके, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा कैसा अभी 4 अटेम्प्ट पहले एग्जाम में आ गया है। इस नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं वो सब के सब एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन आप फिर एक अलग टाइप का, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स
फाइंड नेट सेल विच शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। आप वो नेट सेल अमाउंट फाइंड करो जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगी। ओके, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो नेट सेल बचता है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। ग्रॉस सेल 1,20,000, जो ग्रॉस सेल है 1,20,000 है, इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इस ग्रॉस सेल 1,20,000 में ये पांचों पॉइंट इंक्लूड है। अब किसको इंक्लूड रहने देना है और किसको माइनस करना है ये आप डिसाइड करते जाओ। तो आप अपने कैलकुलेटर में फिगर ले लो 1,20,000, ठीक है। अब इस 1,20,000 में सेल रिटर्न इंक्लूड है, बताओ बेटा इंक्लूड ही रहने दें या माइनस कर दें? ये माइनस कर दो, क्योंकि ग्रॉस सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है। कैश सेल्स, ग्रॉस सेल में कैश सेल्स इंक्लूड है, इंक्लूड रहने दें या माइनस करें? इंक्लूड रहने दें, क्योंकि कैश सेल्स ऑलरेडी ट्रेडिंग में आती है, इसलिए इसका कुछ भी नहीं करना है। अग्री? रटना मत कि ग्रॉस सेल से इन सबको माइनस कर देंगे। लॉजिक के हिसाब से डिसाइड करो माइनस करें या नहीं करें। कैश सेल्स माइनस नहीं होगा। सेल ऑफ ओल्ड मोटर कार 25,000। बेटा मोटर कार क्या है? असेट्स, और कभी भी एसेट्स का सेल में इंक्लूड नहीं हो सकता है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। क्या होगा? नहीं, आप गलत जा रहे हो। मैंने ये बोला था किसी एसेट्स के सेल का प्रॉफिट, सेल नहीं बोला था मैंने। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। ये सेल की बात कर रहा हूं मैं, दो अलग अलग पॉइंट है। अगर इस मोटर कार के सेल पर कोई प्रॉफिट होगा तो वो P&L में क्रेडिट होगा, लेकिन मोटर कार सेल की है तो सेल में क्रेडिट नहीं होगा। इसको एंट्री के बेस पर समझो। सेल ऑफ मोटर कार क्या जर्नल एंट्री होगी? सेल ऑफ मोटर कार क्या जर्नल एंट्री होगी? कैश टू मोटर कार, और इन्होंने एंट्री क्या बना दी? कैश टू सेल। समझ में आ रहा है बेटा? एंट्री इन्होंने बना दी कैश टू सेल, गलत है। एंट्री होनी थी कैश टू मोटर कार। तो ये मोटर कार का सेल जो सेल में इंक्लूड है उसको वहां से माइनस कर देंगे। एग्री? बस अब बाकी इसका प्रॉफिट वगैरह कितना हुआ वो यहां नोन नहीं है, बट जो भी अगर प्रॉफिट होगा वो P&L में क्रेडिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स सेंड टू कंसाइनी। बेटा एक अकाउंटिंग रूल है, गुड्स सेंड टू कंसाइनी इज नॉट अ सेल। सेल बुक का थॉट है ये, राइट है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एक्चुअल सेल नहीं होता है। ये सेल तब होगा जब आपका कंसाइनी सेल करेगा, और ये भी सेल कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा, ये कभी भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। तो जो गुड्स सेंट टू कंसाइनी है उसको भी आप माइनस कर दो। ओके। फिर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। हमारे सीपीटी अकाउंट में सिलेबस में एक चैप्टर है सेल और रिटर्न, सेल ऑन अप्रूवल, राइट। अब उस चैप्टर में क्लियर रूल है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल इज नॉट एक्चुअल सेल। मतलब आपका अप्रूवल बेसिस जो सेल हुआ है वो एक्चुअल सेल नहीं है, इसलिए वो भी यहां से माइनस हो जाएगा। अग्री? तो आप फाइनली आपने क्या किया? 1,20,000 में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, आपने सेल ऑफ ओल्ड मोटर कार माइनस कर दिया, गुड्स सेंट टू कंसाइनी माइनस कर दिया, और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल माइनस कर दिया। बताओ बेटा कितना आ रहा है अमाउंट? 1,75,000 आ गया। एक और पॉइंट बचा है, आगे पढ़िए। 1 इनवॉइस 25,000 नॉट रिकॉर्डेड इन अबोव सेल। एक इनवॉइस 25,000 रुपए का ऊपर वाले सेल में इंक्लूड नहीं है, कर दो। आपने बाय मिस्टेक इसको छोड़ दिया था, अब आप इसको ऐड कर दो, तो ये 25,000 रुपए ऐड हो जाएगा। अब बताइए टोटल कितना आ रहा है? 1 लाख। ये 1 लाख इज सी ऑप्शन। ओके। सेम परचेस के रेफरेंस में क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड नेट परचेस विच शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। आपको नेट परचेस निकालना है जो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। ग्रॉस परचेस 2 लाख, ले लो इसको।
इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये इंक्लूड है, देखो माइनस होगा कि नहीं होगा, जस्ट अ मिनट। गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 6000, फिर वही बात, जैसे अप्रूवल बेसिस सेंट गुड्स आपका सेल नहीं होता है, वैसे कोई गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस रिसीव किया वो आपका परचेस नहीं होता है, तो ये 6000 रुपए आप परचेस से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, याद करिए गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर की जर्नल एंट्री क्या होती है, एंट्री ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेस। तो जो प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ कर लिया वो परचेस में से क्रेडिट हो जाता है, और इन्होंने जो परचेस में इंक्लूड कर रखा है तो इसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये 2000 भी माइनस हो जाएगा। परचेस ऑफ टाइपराइटर, अगेन एसेट्स का परचेस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो ये 3000 रुपये भी आप माइनस कर देंगे, ठीक है। इट इज फाउंड दैट परचेस बुक ऑफ मंथ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 10,000। देखिए क्या होता है, हर मंथ परचेस बुक का टोटल लगता है और वो परचेस अकाउंट में डेबिट होता जाता है, आपको इसकी हेल्प से टोटल परचेस मालूम होता है। इन्होंने क्या किया, बाय मिस्टेक मार्च मंथ की परचेस बुक का टोटल 10,000 से एक्सेस कर दिया, तो जो 10,000 रुपये से परचेस बुक का टोटल एक्सेस हो गया तो उसको आप परचेस में से माइनस कर देंगे। करो माइनस, कितना आ रहा है, 1,79,000। बेटा ये हमने 59 क्वेश्चंस आपके वर्कशीट से किए हैं, ठीक है। अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टोटल क्वेश्चंस थे 25 और 59 क्वेश्चंस हमारे वर्कशीट्स हैं, ऐसे टोटल 84 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आप इन 84 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो प्रॉपरली तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इजी होंगे। ये हमारा सीपीटी का लेवल है, ओके। तो ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और भी कोई डाउट्स है तो आप मेरे से क्लास में कंफर्म कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, इन क्वेश्चंस पर अपना पूरा कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो एक शेर सुनाकर अपने ये क्वेश्चंस एंड कर रहा हूं, सुना दूं एक शेर, इरशाद। मौत तो यूं ही बदनाम है, मौत तो यूं ही बदनाम है, असली दर्द तो जिंदगी ही देती है। मौत तो यूं ही बदनाम है, असली दर्द तो जिंदगी ही देती है। और गर्लफ्रेंड तो यूं ही बदनाम है, असली दर्द तो बीबी ही देती है। चलिए कल मिलते हैं अपन, गुड डे। कल अपन